नमस्कार, मैं रविश कुमार। तो क्या संसद में अदानी समूह पर चर्चा होगी ही नहीं? तब भी नहीं होगी जब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में साफ साफ दिखाया गया है कि मॉरिशस की कंपनी का पैसा एक ऐसी कंपनी में लगा है जिसमें अदानी की कंपनी का भी पैसा लगा है और उस कंपनी को रक्षा क्षेत्र के उत्पादन में कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मॉरिशस की कंपनी का पैसा किसका है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। क्या यह इतना काफ़ी नहीं है कि इस पर सरकार जवाब दे, संसद में चर्चा हो? मगर सरकार चुप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सवालों पर फ्रेंडली इंटरव्यू भी दे सकते थे। ऐसा नहीं है कि वे प्रेस से बहुत दूर हैं। वे पत्रकारों के यहाँ शादियों में जा रहे हैं। इतना ही वक्त किसी सवाल का जवाब देने में लगता है, मगर सरकार ने चुप रहने का फैसला कर लिया है। ऐसा लगता है कि इस वक्त देश में कोई नया विधान आ गया है। सब इस विधान को देख रहे हैं, मगर कोई खुद से दिखाना नहीं चाहता। सब इस विधान को महसूस कर रहे हैं, मगर कोई कहना नहीं चाहता है। सबने उस विधान की अपनी अपनी कल्पना की है। वो नया विधान क्या है, देखिए। ऐसा लग रहा है कि भारत में एक नया विधान लागू हो गया है। इस नए विधान का नाम अदान है। यह विधान लिखित रूप में नहीं है, यह दिखाई भी नहीं देता है। इसलिए नए विधान के नए नियम क्या हैं, इसके बारे में आप जनता को हर समय खुद ही अंदाजा लगाते रहना होगा। इस अंदाजे के आधार पर अपने कर्तव्य तय करते रहने पड़ेंगे। इसलिए आपसे कभी गलती ना हो जाए, आप हमेशा अदान का बचाव करते रहें। अदान पर सवाल करने से जेल की सजा होगी और कोड़े बरसाए जाएंगे। अदान का विधान संविधान से ऊपर लगने लगा है। अदान का बचाव करना ही सर्वोच्च राष्ट्रीय कर्तव्य माना जाएगा। आज का भारत अदान के विधान का भारत है। अब भारत में सत्य निष्ठा का नाम अदान निष्ठा होगा। जिस तरह प्रधानमंत्री अदानी समूह पर लग रहे आरोपों पर चुप हैं, जांच एजेंसियां कार्रवाई नहीं कर रही हैं, संसद में बहस नहीं हो रही है, उससे यही लग रहा है कि भारत में कोई नया विधान आ गया है जिसका नाम अदान है। पूरा मामला ही संविधान के तहत बनी एजेंसियों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता की हैसियत को ठोकर मार रहा है। धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाते बनाते अब अदान का विधान लागू करने लगे। क्या हम हिंदू राष्ट्र के नाम पर अदान राष्ट्र बनता हुआ देख रहे हैं? पहली बार हो रहा है जब धर्म की राजनीति बचाने के लिए अधर्म को बचाया जा रहा है। अदान के विधान में जांच एजेंसियों के लिए अघोषित नियम तय कर दिए गए लगते हैं। सभी जांच एजेंसियों के प्रमुख को अदान का सम्मान करना होगा। अपने सम्मान को प्रकट करने के लिए उन्हें देखना होगा कि उनके दफ्तर की गाड़ी भी अदान के दफ्तर के 3 किलोमीटर के दायरे में ना जाए। मजाक बनाकर रख दिया गया है। इस पूरे मामले को देखकर ऐसा लग रहा है कि अदानी ही इस देश के विधान है। चाहे जितनी रिपोर्ट आ जाए, सरकार जांच नहीं करेगी, संसद में बहस नहीं होगी। आप सभी को अदान युक्त नया भारत मुबारक हो, नया विधान मुबारक हो, अदान मुबारक हो। अदान के विधान का यह राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है। ठीक से देख लीजिए। अदान बंदर। नियम एकदम सरल है, याद कर लीजिए। अदान के बारे में बुरा नहीं देखना है, अदान के बारे में बुरा नहीं सुनना है, अदान के बारे में बुरा नहीं कहना है। जय विधान, जय अदान। दर्शकों, यह बेहद गंभीर स्थिति है। जनता का गौरव, उसका अस्तित्व दांव पर है। आपकी हैसियत दांव पर लगा दी गई है, जिसे आप खुद
ठोकर मारने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर मामूली खबर नहीं है, ये हिंडनबर्ग के रिपोर्ट से भी कहीं आगे जाती है। जिस अमेरिका को आप दोस्त बताते हैं, उसके यहाँ की एक कंपनी की रिपोर्ट को आप भारत पर हमला बताते हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को आप भारत पर हमला कैसे बताएंगे? 2 महीने पहले उसके एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह देखे गए, बाकायदा वहां मौजूद थे, बुलाए गए थे। कार्यक्रम बदलाव के एजेंटों का उत्सव मनाने के लिए आयोजित हुआ था। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद भी थे, दिल्ली के उपराज्यपाल भी देखे गए। इसलिए इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट भारत पर हमला की कैटेगरी में नहीं आती है, जबकि इसके भी तार निकलते हैं उसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से, जिसकी रिपोर्ट को भारत पर हमला बताया गया है। अब बताइए, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में मॉरिशस की कोई कंपनी पीछे से घुस जाए, वो कंपनी किसकी है? उसका पैसा किसके पास पहुंचेगा? जो मुनाफा होगा ये किसी को पता नहीं है, और कंपनी को ठेका मिलता है। कायदे से यही भारत पर हमला है। इसके अलावा मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट भी कम खतरनाक नहीं है। इसकी रिपोर्ट ने अदानी समूह को अपना ही झूठ सही करने का एक मौका दिया है। इसकी रिपोर्ट आई कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट के मालिक गौतम अदानी नहीं हैं, विनोद अदानी हैं। जिस विनोद अदानी से अदानी समूह ने अपना किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होने का दावा किया था। सीएनबीसी चैनल ने 15 मार्च को रिपोर्ट किया है कि अदानी समूह ने चैनल को बताया है कि अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी का अधिग्रहण करने वाले एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर विनोद अदानी का नियंत्रण है और इसके मालिक अदानी समूह हैं। सीएनबीसी ने यह भी लिखा है कि इस जवाब से साफ होता है कि अदानी समूह और विनोद अदानी को एक ही इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए। चैनल ने लिखा है कि 413 पन्ने के जवाब के माध्यम से बताया गया था कि दोनों में कोई करीबी संबंध नहीं है, लेकिन अदानी के प्रवक्ता के नए बयान के बाद इस धारणा में बदलाव हो गया है। लिखा है कि हम इस पर डिबेट करते रह सकते हैं कि अदानी समूह को विनोद अदानी की इकाइयों से लेन देन को सार्वजनिक करना चाहिए था या नहीं, मगर अब इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया है कि विनोद अदानी अदानी समूह का ही हिस्सा हैं। तो अब भी संसद में चर्चा नहीं होगी। 413 पन्नों के जवाब को जब अदानी समूह का अंतिम जवाब मान लिया गया, तब भी हिंडनबर्ग के एंडरसन ने इसे झूठ का पुलिंदा कहा था। अब अदानी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएं कि पहले क्यों ऐसा कहा था कि विनोद अदानी का प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं, और अब जो जवाब दे रहे हैं उस पर उनका क्या कहना है। अमेरिका होता तो इसी बात पर गौतम अदानी को वहाँ की संसद में हाजिर कर दिया जाता और जो सफाई दे रहे होते उसे पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा होता। यहाँ तो गौतम अदानी के पास अपना न्यूज़ चैनल भी है, जब चाहें आकर राष्ट्र के नाम संदेश दे सकते हैं, मगर वे भी अब नहीं बोल रहे हैं। रक्षा उत्पादन से जुड़ी कंपनी में मॉरिशस की कंपनी का पैसा लगा है, वो पैसा किसका है ये भारत सरकार नहीं जानती है। कमाल है। और इस कंपनी को, इतने सवालों और संदेहों से घिरी इस कंपनी को सपोर्ट करने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि भारत पर हमला हो रहा है। आपको समर्थन में उतार दिया गया और खुद ही सरकार गायब हो गई, बीजेपी के नेता गायब हो गए। लंदन में राहुल गांधी ने क्या बोला, इस पर बीजेपी माफ़ी मांग रही है, लेकिन अदानी पर जो राहुल ने सवाल उठाए हैं उस पर राहुल से माफ़ी क्यों नहीं मांग रही है। राहुल केवल अदानी पर तो आरोप नहीं लगा रहे, प्रधानमंत्री मोदी पर भी लगा रहे हैं, तब तो और माफ़ी की मांग करनी चाहिए थी। तब भी बीजेपी ने अपने सर्वोच्च नेता के बचाव में राहुल पर गली गली से लेकर संसद तक में हमला क्यों नहीं बोला। राहुल के आरोपों का जवाब क्यों नहीं दिया गया। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी से माफ़ी की मांग की। रक्षा मंत्रालय को लेकर इतनी बड़ी रिपोर्ट आ गई है, कोई बयान तक नहीं आया है। सरकार बता नहीं पा रही है कि मॉरिशस वाली कंपनी किसकी है, पैसा किसका है, कैसे इसे डिफेंस में काम मिल गया। क्या राजनाथ सिंह अब इस रिपोर्ट को लेकर इंडियन एक्सप्रेस को ललकारेंगे कि माफ़ी मांगो,
या एक्सप्रेस समूह में भी छापा पड़ने वाला है? सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है कि एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर उसका क्या पक्ष है? दरअसल हिंदी प्रदेश को इन खबरों से दूर रखना है। इससे वोट का हित तो सधता होगा, लेकिन इसके बाद भी देश का हित नहीं सधता है। रक्षा के उत्पादन के काम में ऐसी कंपनी कैसे घुस गई जिस पर एक्सप्रेस की रिपोर्ट में संदेह किया गया है कि इसका मालिक कौन है, किसी को पता नहीं। अंतिम लाभार्थी कौन है, कोई नहीं जानता। फिर भी उस कंपनी को कैसे काम मिला? यही रिपोर्ट अगर यूपीए के समय में आई होती तो रामलीला मैदान में अनशनों का सिलसिला चल रहा होता और सारे न्यूज़ चैनल सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक सीधा प्रसारण कर रहे होते। मगर चैनलों से ये खबर गायब कर दी गई है। 29 दिनों तक कांग्रेस ने 87 सवाल पूछे हैं अदानी समूह को लेकर, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया है। स्मृति ईरानी को इन आरोपों की धज्जियां उड़ाने में कोई मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। वो क्यों नहीं उड़ाने आ रही हैं? रक्षा मंत्री जब माफी मांगने के लिए आ रहे हैं, वो भी राहुल गांधी से, जिनकी पार्टी राहुल गांधी को कुछ नहीं समझती है, तो राहुल गांधी के अदानी पर उठाए गए सवालों को लेकर रक्षा मंत्री या स्मृति ईरानी क्यों नहीं जवाब देती हैं? पत्रकार रवि नायर ने अपने ट्विटर हैंडल में एक पते की बात कही है। लिखा है कि मोदी सत्ता में इस वादे के साथ आए कि वे भ्रष्ट नहीं हैं और अगर जीत गए तो भारत से भ्रष्टाचार मिटा देंगे। 9 साल से सत्ता में हैं। मोदी ने कभी भी अपने ऊपर या अपनों पर लगे आरोपों की जांच के आदेश नहीं दिए। 40% कमीशन, रफाल, अदानी, पीएम केयर फंड वगैरह वगैरह, आखिर वे डरे क्यों हुए हैं? अब देखिए, बात बात में राष्ट्रहित की राजनीति करने वाली बीजेपी भी सत्ता हित की खातिर सड़क पर नहीं उतर रही है। वो ये सवाल नहीं कर रही है कि प्रधानमंत्री जी, यह संदेह गंभीर है। मोहन भागवत सवाल नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, हम तो रक्षा से समझौता ना करने वाली विचारधारा के लोग हैं। अगर ये संदेह हुआ है तो इसका निराकरण करना चाहिए, संयुक्त संसदीय समिति से जांच करानी चाहिए और सभी सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए। मगर चुप्पी साध ली है। बात बात में कहने वाली सरकार कि हम सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं करा रही? ये और बात है कि विपक्ष जिन नियमों के तहत चर्चा चाहता है, सरकार अक्सर उन नियमों की बात नहीं मानती है। लेकिन यहाँ तो दोनों ही स्थिति नज़र नहीं आती है। क्यों नहीं सरकार अदानी समूह पर चर्चा के लिए अपनी तरफ से किसी दूसरे नियमों के तहत चर्चा का प्रस्ताव पेश करती है? इस समय अदानी समूह को लेकर चर्चा की मांग हो रही है ताकि विपक्ष के सांसद देश को बता सकें कि क्यों संयुक्त संसदीय समिति से ही जांच हो। वे इस बात के प्रमाण रखेंगे, तर्क रखेंगे, तभी जनता संतुष्ट होगी कि क्यों इसकी मांग की जा रही है। आखिर यह व्यवस्था संसदीय प्रावधान का हिस्सा इन्हीं सब दिनों के लिए तो की गई होगी। जब जांच एजेंसियां अपना इकबाल खो देंगी, उनके निष्पक्ष होने पर सवाल बढ़ते जाएंगे, तब फिर जांच का क्या मतलब रह जाएगा? क्या जांच के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे? शायद उन्हीं दिनों के लिए संयुक्त संसदीय समिति की व्यवस्था की गई थी। यहाँ तो सरकार अपनी तरफ से भी कोई जांच नहीं कर रही है। बाकायदा लोकसभा में लिखित रूप में दे दिया कि कोई जांच नहीं हो रही है। क्या अदानी वाकई सुप्रीम हो गए हैं? सचमुच भारत में कोई नया विधान आ गया है जिसका नाम अदान है? आखिर विपक्ष करे भी तो क्या करे? कांग्रेस ने जिला मुख्यालय से लेकर ब्लॉक स्तर पर इस मुद्दे को लेकर कई आंदोलन किए, राजभवन तक मार्च किया। विपक्षी दलों के सांसदों ने जब ईडी के दफ्तर तक मार्च करना चाहा तो पुलिस ने विजय चौक पर रोक दिया। कहा 144 लगी है। नियम है कि ईडी बिना पुलिस शिकायत के काम नहीं करती, इसलिए विपक्षी दलों के नेता अपने दस्तखत के साथ आधिकारिक रूप से शिकायत दर्ज कराना चाहते थे ताकि जांच शुरू हो सके। तो ऐसा क्या हो जाता अगर सांसद ईडी के प्रमुख से मिल लेते, जिनके सेवा विस्तार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है? इस मार्च में टीएमसी और एनसीपी के नेता मौजूद नहीं थे, पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि 200 सांसद ईडी दफ्तर जाना चाहते थे।
कांग्रेस ने कहा कि 18 पार्टियों के सांसद ईडी अध्यक्ष को मेमोरेंडम देना चाहते थे, लेकिन रोक दिया गया, तो हम एक एक करके जाकर अध्यक्ष से मिलकर जांच की मांग करेंगे। फिलहाल विपक्ष का पत्र ईडी के अध्यक्ष को प्रमुख को ईमेल कर दिया गया है। तमाम विपक्षी दलों की मांग इसी तरह से ठुकराई जा रही है। इसके बाद भी सरकार दुहाई दे रही है कि विदेशों में जाकर कहना लोकतंत्र खतरे में है, भारत का अपमान हो गया। विपक्षी पार्टियों ने जेपीसी को लेकर आपस में कई बार बैठकें की, जो ये दर्शा भी रहा है कि वे अपनी मांग को लेकर गंभीर हैं। ये केवल कांग्रेस की मांग नहीं है, कई दल शामिल हैं, जैसे डीएमके, जेडीयू, आप, सीपीएम, केसी, आरएलडी, एनसीपी, एनसी, सीपीआई, आईयूएमएल, एसएस, उद्धव, एमडीएमके, आरएसपी, आरजेडी, जेएमएम, सभी इसमें शामिल हैं। हमारी मांग शुरू से आज तक जेपीसी की है, और जितनी इंक्वायरीज हो उतनी कम हो। क्यों नहीं हम ईडी जाएंगे साहब। हम चाहते हैं इस पर एक विस्तृत जांच हो, जेपीसी बैठे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। किस विभाग का, किस डिपार्टमेंट का क्या रोल रहा है, सेबी का क्या रोल रहा है, आरबीआई की चुप्पी क्यों, ये तमाम बातें सामने आनी चाहिए। हमारी जो जेपीसी की मांग है, इनके परम मित्र के बारे में, अदानी जी के बारे में, उस मांग पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हम ये मांग दोहराते रहेंगे। ये कितना ही विषय से भटकाएं आपको, हम नहीं भटकने वाले। अदानी जी पर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी का गठन होना चाहिए, ये आवश्यक है। इस देश का एक एक नागरिक चाहता है। जो कब्जा है प्रधानमंत्री के दोस्त का संसाधनों पर, उस पे देश को एक जवाब चाहिए, और वो जवाब जेपीसी के माध्यम से ही मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी इस पे कतई कोई समझौता नहीं करेगी। एक तरह से देखा जाए तो यह मामला अदानी समूह के लिए भी जरूरी है कि संदेह के सारे बादल छट जाएं। गौतम अदानी को ही संयुक्त संसदीय दल से जांच की मांग करनी चाहिए। एक ट्वीट करने की तो बात है। दुनिया भर में भारत के कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और लोग पूछ रहे हैं कि क्या एक औद्योगिक समूह सरकार से भी बड़ी हैसियत रखता है कि उस पर लगे आरोपों के कारण सरकार चुप हो जाए। उसके साम्राज्य में इतने झोल झाल आल जाल क्यों है? क्या इससे भारत की छवि खराब नहीं हो रही है? इससे आपका सर नहीं झुक रहा है? शेयर बाजार में देखिए इस समूह के शेयरों की हालत क्या हो गई है, कहां थे और कहां पहुंच गए हैं। शेयर बाजार विश्वास नहीं कर रहा है, और सरकार अदानी समूह पर इतना विश्वास कर रही है। यह कमाल है। यही बात लोग चाहते हैं कि हिंदी प्रदेश की जनता ना समझें, बाकी सब मैनेज हो जाएगा, इसलिए खबरों को रोका जा रहा है। विपक्ष की हालत यह हो गई है कि वो मीडिया का भी काम कर रहा है। राहुल गांधी सांसद हैं, कायदे से उन्हें सांसद का काम करना चाहिए, मगर अब वे रिपोर्टर का भी काम करने लग गए हैं। अदानी पर ट्वीट करते करते राहुल गांधी अब एक एंकर और रिपोर्टर बन गए हैं। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर अदानी पर लगे आरोपों की हिंदी में पूरी रिपोर्ट तैयार करवाई है। रिपोर्ट के हिस्से में वॉइस ओवर तो किसी और का है, मगर बीच बीच में एंकर और रिपोर्टर की तरह राहुल आते हैं और अपनी बात रखते हैं। मीडिया ने विपक्ष को इस तरह से गलाबंद कर दिया है कि विपक्ष के सांसद अब रिपोर्टर और एंकर बनने लगे हैं। मीडिया विपक्ष को कुचल रहा है और भारत का विपक्ष एंकर और रिपोर्टर बन रहा है। अगर ये हताशा की स्थिति नहीं है तो फिर क्या है? विदेश में जाकर यही बात कहने से शर्म आती है, तो उसी विदेश से खबर आती है कि भारत का मीडिया प्रेस की आज़ादी में सबसे नीचे है। क्या इससे आपका सर ऊंचा हो जाता है? जब विपक्ष को अपना YouTube चलाना है, सांसद को एंकर और रिपोर्टर बनना है, तो विपक्ष की सरकारें गोदी मीडिया को विज्ञापन क्यों दे रही हैं? ये सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए। आखिर जनता का पैसा किसके लिए बर्बाद किया जा रहा है? मीडिया का एक हिस्सा आज अपनी आजादी की रक्षा के लिए लड़ रहा है, वहीं एक हिस्सा सत्ता के आगे सरेंडर कर चुका है। आज सच लिखने और बोलने की आजादी पर खतरा है। पेड न्यूज, फर्जी खबरें, टीआरपी घोटाला, सनसनी, पक्षपात और भेदभाव भरी खबरों ने उसकी छवि पर थोड़ा असर डाला है। हमारे संसदीय लोकतंत्र में
सांसदों और मीडिया को सवाल पूछने का विशेषाधिकार है, लेकिन जब संसद में रखी अहम बातें प्रोसीडिंग से बाहर होने लगी, शायरी तक बाहर होने लगे, तो पीड़ा जरूर हमको होती है। मीडिया का एक तबका अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है। गरीबी, रोजगारी, विषमता जैसे सवाल गायब हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एजेंडा चला रहा है। प्रेस की आजादी की रैंकिंग 2022 के आंकड़े अगर निकाले तो हमारा स्थान 125 पे है, 150 पे है। यानी 180 देशों में जहां पर प्रेस की आजादी है, तो वहां पर हमारा रैंकिंग 150 पे है। आज हेट स्पीच को मीडिया का एक तबका हवा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर 2022 को पूछा था कि सरकार इस पर चुप क्यों है। ये भी कहा कि कुछ राजनीतिक दल घृणा भाषण की पूंजी बनाते हैं और टीवी चैनल एक मंच के तौर पर काम करते हैं। राहुल गांधी जी ने इस बात को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, लेकिन मीडिया के एक तबके ने इसे नजरअंदाज किया। हाल में रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ, जिसमें मुझे अध्यक्षता करने का अवसर मिला था, लेकिन 10,000 से ज्यादा अधिक नेता कार्यकर्ता वहां जुटे थे। उसे संसद टीवी और सरकारी प्रचार माध्यमों में एक थोड़ी सी भी जगह मुझे नहीं मिली। आज संविधान और लोकतंत्र के सामने बड़ा खतरा, और हम सभी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें मीडिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अदानी समूह को लेकर राहुल गांधी ने अपनी पार्टी को जोखिम में डाल दिया है। आप खबरों को पलट कर देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी तमाम खबरों को देखिए। हजारों करोड़ रुपए के चंदे आए हैं, गुमनाम चंदे हैं ये सब। जनता नहीं जान सकती है कि किसने कितना 100 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी को दिया है। ज्यादातर चंदा बीजेपी के हिस्से में जाता है। आने वाले दिनों में तमाम विपक्षी दल आर्थिक रूप से भी बीजेपी का मुकाबला करने की हालत में नहीं रहेंगे। ये हालत हो जाएगी। सबसे बड़े औद्योगिक घराने से लोहा लेना, ऐसी स्थिति में जब विपक्षी दल चंदे के लिए तरस रहे हों, यह सामान्य राजनीतिक जोखिम नहीं है। इसके बाद भी राहुल गांधी ने हर दिन अदानी समूह को लेकर सवाल उठाए हैं। इस बात को गोदी मीडिया के एंकर ही बेहतर समझ सकते हैं कि नौकरी के लिए क्या क्या नहीं बोलना पड़ता है। कुछ दिनों तक राहुल के आरोपों के जवाब में यह ढूंढ कर लाया गया कि कांग्रेस के राज में भी अदानी सक्रिय हैं। अदानी समूह राजस्थान में भी तो निवेश कर रहा है। अदानी भी ये बात कहने लगे। इसके बाद भी राहुल गांधी नहीं रुके। वे अदानी को लेकर कांग्रेस में कई बार अकेले पड़ते दिखे, मगर बोलते चले गए। लेकिन 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से जितनी भी मीडिया रिपोर्ट आई है और आ रही हैं, सब में राहुल के सवालों की झलक मिल जाती है। उनके आरोप हवा में लगाए गए आरोप नहीं लगते। बात बात में राहुल को चीन से जोड़ देने वाला गोदी मीडिया और बीजेपी अदानी पर राहुल के आरोपों को चीन से भी नहीं जोड़ पा रहा है, क्योंकि किसी भी तरह से कोई अदानी समूह पर लग रहे आरोपों पर हाथ नहीं लगाना चाहता। क्या सबको भीतर भीतर पता है कि राहुल की बात पर जनता भले न यकीन करे, मगर बात सही है। 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। आइडिया यह है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया,
अदानी जी के बारे में और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे। उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं। सांसदों के लिए आसान नहीं होता है औद्योगिक घराने से भिड़ जाना। राजनीतिक परंपरा भी इस देश में बन गई थी। सांसद उद्योगपतियों के बारे में अमूमन नहीं बोला करते थे, कुछ अपवाद जरूर हैं, लेकिन राहुल गांधी के बाद से अब कई सांसदों ने निजी तौर पर भी जोखिम उठाना शुरू किया है और अदानी समूह पर बोलने के कारण अपनी पार्टी को जोखिम में डालते चले जा रहे हैं। 13 मार्च को महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया कि अदानी समूह और उनकी जनसंपर्क टीम व्हाट्सएप पर उनके खिलाफ अश्लील अभियान चला रही है। महुआ ने लिखा कि किसी बेहतर पीआर एजेंसी से काम लीजिए जो जासूसी में दक्ष भी हो। एक सांसद के खिलाफ ऐसा कौन कर रहा होगा, इसी की जांच हो जानी चाहिए। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा अदानी समूह को लेकर ट्विटर पर सवाल किए जा रही हैं, इसे देखते हुए चर्चा चल पड़ी है कि महुआ मोइत्रा भी जल्दी जेल में जा सकती हैं या फिर उनकी साड़ी से लेकर पर्स, बैग, चश्मे, सैंडल तक की रसीद मांगकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया जाएगा। जिस तरह से जांच एजेंसियों ने विपक्ष की घेराबंदी की है, उसे देखते हुए यह मजाक कम लगता है। महुआ अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर रही हैं कि एफटी की रिपोर्ट है कि अदानी समूह अंबुजा सीमेंट में अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहता है ताकि कर्जे का लोड कम हो। यह तो शुरुआत है, अभी और संपत्तियां बिकने वाली हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग और सेबी सारे मामले में शुतुरमुर्गी नज़रिया अपनाए हुए हैं। जब खबर आई कि अदानी समूह ने लोन चुका दिया है, तब 12 मार्च को महुआ मोइत्रा ट्वीट करती हैं कि ये सब आंकड़ों की बाजीगरी है। अंबुजा सीमेंट पर ही $3 अरब से $6 अरब के शेयर गिरवी हैं। सेबी इंडिया अभी भी सो रही है। क्या अब महुआ मोइत्रा को भी जेल भेजने की तरकीब निकाली जा रही है? कोई लीगल रास्ता निकाल लिया जाएगा? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कोयला खदान के मामले में अदानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए कि 1 लाख करोड़ का कथित घोटाला हुआ है। संजय सिंह की पार्टी के 2 नेता जेल में हैं। इसके बाद भी संजय सिंह अदानी समूह को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपको याद होगा कि अल जजीरा में रिपोर्ट छपी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कोयला खदानों को बंद करने के आदेश दिए, मगर 2014 के बाद नियमों में कुछ बदलाव कर एक खदान को चालू रखा गया और वह खदान अदानी समूह का था। इसी को लेकर संजय सिंह ने तमाम आरोप लगाए हैं। राजद के मनोज झा भी सक्रिय स्तर पर अदानी समूह को लेकर सवाल कर रहे हैं। उनकी पार्टी के नेताओं के यहाँ भी छापे पड़ रहे हैं। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश हर दिन अदानी समूह के आरोपों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। आखिर जनता तक विपक्ष कैसे पहुंचे, कैसे अपनी बात पहुंचाए, ये सबसे बड़ी चुनौती भारत के लोकतंत्र में बन गई है। क्या तब भी नहीं कहा जाएगा कि लोकतंत्र खतरे में है? क्या ये लोकतंत्र के खतरे नहीं हैं? आम दिनों में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर तमाम चैनलों में बहस हुआ करती थी। हर अखबार उसका कुछ ना कुछ हिस्सा छापता था। 2014 से पहले की बात बता रहा हूं। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने रक्षा से जुड़े मामले में इतनी बड़ी रिपोर्ट की, उस खबर को गायब कर दिया गया। यही खतरा है। जब खबरें गायब होने लग जाएं, तो आपके गायब होने का खतरा शुरू हो जाता है। यानी देश में कोई नया विधान आ गया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ऐसा लग रहा है
कि भारत में एक नया विधान लागू हो गया है। इस नए विधान का नाम अदान है। यह विधान लिखित रूप में नहीं है, यह दिखाई भी नहीं देता है। इसलिए नए विधान के नए नियम क्या हैं, इसके बारे में आप जनता को हर समय खुद ही अंदाजा लगाते रहना होगा। इस अंदाजे के आधार पर अपने कर्तव्य तय करते रहने पड़ेंगे। इसलिए आपसे कभी गलती ना हो जाए, आप हमेशा अदान का बचाव करते रहें। अदान पर सवाल करने से जेल की सजा होगी और कोड़े बरसाए जाएंगे। अदान का विधान संविधान से ऊपर लगने लगा है। अदान का बचाव करना ही सर्वोच्च राष्ट्रीय कर्तव्य माना जाएगा। आज का भारत अदान के विधान का भारत है। अब भारत में सत्य निष्ठा का नाम अदान निष्ठा होगा। जिस तरह प्रधानमंत्री अदानी समूह पर लग रहे आरोपों पर चुप हैं, जांच एजेंसियां कार्रवाई नहीं कर रही हैं, संसद में बहस नहीं हो रही है, उससे यही लग रहा है कि भारत में कोई नया विधान आ गया है जिसका नाम अदान है। पूरा मामला ही संविधान के तहत बनी एजेंसियों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता की हैसियत को ठोकर मार रहा है। धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाते बनाते अब अदान का विधान लागू करने लगे। क्या हम हिंदू राष्ट्र के नाम पर अदान राष्ट्र बनता हुआ देख रहे हैं? पहली बार हो रहा है जब धर्म की राजनीति बचाने के लिए अधर्म को बचाया जा रहा है। अदान के विधान में जांच एजेंसियों के लिए अघोषित नियम तय कर दिए गए लगते हैं। सभी जांच एजेंसियों के प्रमुख को अदान का सम्मान करना होगा। अपने सम्मान को प्रकट करने के लिए उन्हें देखना होगा कि उनके दफ्तर की गाड़ी भी अदान के दफ्तर के 3 किलोमीटर के दायरे में ना जाए। मजाक बनाकर रख दिया गया है। इस पूरे मामले को देखकर ऐसा लग रहा है कि अदानी ही इस देश के विधान है। चाहे जितनी रिपोर्ट आ जाए, सरकार जांच नहीं करेगी, संसद में बहस नहीं होगी। आप सभी को अदान युक्त नया भारत मुबारक हो, नया विधान मुबारक हो, अदान मुबारक हो। अदान के विधान का यह राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है। ठीक से देख लीजिए। अदान बंदर। नियम एकदम सरल है, याद कर लीजिए। अदान के बारे में बुरा नहीं देखना है, अदान के बारे में बुरा नहीं सुनना है, अदान के बारे में बुरा नहीं कहना है। जय विधान, जय अदान।